हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। दोस्तों, मैं आपके इस चैनल में आपके हमारे सबके चैनल फिजिक्स टूल में आपका स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और मैं प्रोफेसर ललिता आनंद प्रकाश आप लोगों के सामने जो आज विषय लेकर के आई हूँ वो है साइकोलॉजी। वैसे तो दोस्तों, जो साइकोलॉजी है प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए कॉमन है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए स्पेशल रीड के लिए लेके आई हूँ। मैंने देखा आप लोग ने कुछ कमेंट किए थे जिसके अंदर आप लोगों ने बताया मैम हमें ये रीड की क्लासेस करवा दीजिए कि इस लॉकडाउन के दौरान हम कुछ बेनिफिट हो सके, हमारा कुछ फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए साइकोलॉजी जो लेके आई हूँ वैसे बेसिक है लेकिन स्पेशल फॉर रीड, ये मैं आपको बता रही हूँ। जो आज की विषय है ये रीड के लिए स्पेशल है। और वैसे तो ये प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तो आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम आप इसके दौरान कर सकते हैं। आज इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं साइकोलॉजी में, वैसे तो आज फर्स्ट डे है तो मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगी कि साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है और मनोविज्ञान कहाँ से आया, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और ये जो शब्द है ये हमें कहाँ से मिला और विभिन्न वैज्ञानिकों का इसमें क्या मत है। तो इसके अंतर्गत जाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो हमारा चैनल है फिजिक्स टूल, वैसे तो मुझे पता है आप लोग हमारे चैनल को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अच्छे दें। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैनल के दौरान तो आप कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं। तो आज जो आपके लिए टॉपिक लाए उसको हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये है साइकोलॉजी, जिसको हम बोलेंगे मनोविज्ञान। दोस्तों, साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है? वैसे तो बेसिकली आप सब जानते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। एक तरह से ये एक विज्ञान है, मन का विज्ञान है। लेकिन हम जहाँ तक देखें तो विज्ञान के अंतर्गत प्रत्येक चीज़ की हम पुष्टि कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे न्यूटन को सभी लोग जानते हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटी का सिद्धांत दिया था। तो न्यूटन ने बताया था कि किसी भी चीज़ को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस हमारे पास नीचे आएगी। ये पता है, इसको प्रत्यक्ष में दर्शाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जिस प्रकार मैंने ये चौक ऊपर फेंका तो वापस ये मेरे पास आ गया, ठीक है। तो कोई भी चीज़, बॉल हो, कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं या किसी चीज़ में हम फोर्स लगाते हैं तो वापस बाउंस होके हमारे पास आएगी। ये विज्ञान है दोस्तों। लेकिन मनोविज्ञान के अंतर्गत ऐसी पुष्टि करने वाली चीज़ हमें कुछ भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो विज्ञान है वो प्रत्यक्ष देख करके उसको हम बता सकते हैं, लेकिन मन के विज्ञान को कोई भी व्यक्ति देख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये जो विज्ञान है ये अंतरात्मा का विज्ञान है। इसके अंतर्गत देखिए कि सबसे पहले ये जो शब्द है साइकोलॉजी, इस साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जो साइकोलॉजी शब्द है इसकी उत्पत्ति सबसे पहले यूनान, जो हमारा देश है यूनान, जो ग्रीक है, यहाँ से साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। धीरे धीरे ये जो साइकोलॉजी है, इस साइकोलॉजी का रूप परिवर्तित हो गया और परिवर्तित होकर के इसको कहा जाने लगा साइकोलॉजिया। देखिए, साइकोलॉजिया, साइकोलॉजिया का अर्थ होता है मन। क्या अर्थ होता है साइकोलॉजिया का? मन। दोस्तों, ये परिवर्तित रूप है। ये परिवर्तित रूप है जिसका अर्थ होता है मन। इससे पहले ये जो साइकोलॉजी शब्द है इसमें साइको का अर्थ होता था आत्मा, इट मीन्स सोल।
सबसे पहले इसको आत्मा का विज्ञान कहा जाने लगा, फिर इसको मन का विज्ञान कहा जाने लगा, और सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, पहले इसको आत्मा का विज्ञान कहा जाने लगा, फिर इसको मन का विज्ञान कहा जाने लगा। धीरे 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 दोस्तों इसमें थोड़ा सा और परिवर्तन हुआ। परिवर्तन इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ भी चीज़ हम जो पहले करते हैं, ठीक है, और समय आने के पश्चात 1 साल 2 साल जितने भी साल आगे चलते हैं, इस दौरान क्या होता है कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं, जो पुराने तथ्य होते हैं, वो धीरे 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 मन को नकारने लगते हैं। कहने का अर्थ है कि जो पुरानी चीज़ है उसमें उसको नवीनतम रूप देने के लिए हमें उसको परिवर्तित करना पड़ता है। तो सबसे पहले वो आत्मा का विज्ञान बना, उसके बाद वो मन का विज्ञान बना। तो सर्वप्रथम क्या बना ये आत्मा का विज्ञान, उसके बाद बना मन का विज्ञान। ये जो आत्मा का विज्ञान था, इसमें पहले इसको साइकी कहा गया। साइकी का अर्थ हुआ आत्मा, फिर रूप परिवर्तित करके इसको साइकोलॉजिया कहा गया। साइकोलॉजिया का अर्थ हुआ मन। लेकिन अभी भी हमारे जो कुछ वैज्ञानिक हैं उनको चैन नहीं मिला, उन्होंने इस साइकोलॉजिया को साइकोलॉजिया बना दिया गया और उस साइकोलॉजिया का रूप ही परिवर्तित कर दिया गया। दोस्तों आपने देखा होगा कि एक वैज्ञानिक है वाटसन, वाटसन ने बताया कि जो हमारा साइकोलॉजी शब्द है, इस साइकोलॉजी में 2 प्रकार के शब्दों की उत्पत्ति हो रही है, और वो 2 प्रकार के शब्द क्या हैं? साइको का अर्थ हुआ मन और लजिया का अर्थ हुआ विज्ञान। साइको का अर्थ हुआ मन और लजिया का अर्थ हुआ विज्ञान, यानी मन का विज्ञान। हमारे वैज्ञानिक वाटसन ने इसका रूप परिवर्तित करके इसको बना दिया व्यवहार का विज्ञान। क्या अर्थ हुआ इसका? व्यवहार का विज्ञान, यानी साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो साइंस ऑफ बिहेवियर यानी व्यवहार का विज्ञान क्या है कि वाटसन ने हमें बताया कि जितने भी मनुष्य हैं और जितने भी पशु हैं, इन दोनों के व्यवहार का जो अध्ययन करते हैं उसे कहा गया है मनोविज्ञान। तो वाटसन ने क्या किया, इन प्रत्येक चीज़ को परिवर्तित करके इसका नाम कर दिया गया व्यवहार का विज्ञान। तो व्यवहार का विज्ञान हम लोग इसके अंतर्गत देखते हैं कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। अब फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि जो कुछ डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं जो विभिन्न वैज्ञानिकों ने साइकोलॉजी के लिए दी हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं कि कंपटीशन एग्जाम्स में क्या होता है कि क्वेश्चन के दौरान एक परिभाषा लिख दी जाती है, जिस प्रकार मॉर्गन की है मनोविज्ञान मानव तथा पशु व्यवहार का विज्ञान है, लिख के क्वेश्चन दे दिया जाता है कि ये किस वैज्ञानिक ने परिभाषा दी है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट 5 हैं, कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखी हैं कि ये आपको कुछ हद तक याद करनी हो। वैसे तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने दी, लेकिन कुछ चुनिंदा वैज्ञानिक ऐसे हैं जो मनोविज्ञान को बहुत ही अहम मान करके चलते हैं, जिसकी परिभाषाएं मोस्टली एग्जाम्स में आती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं वुडवर्ड की। वुडवर्ड आप जानते हैं बहुत ही पॉपुलर वैज्ञानिक है। सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया और फिर चेतना का त्याग किया।
और अब इसे व्यवहार की विधि के रूप में स्वीकार किया। कहने का अर्थ है कि सबसे पहले मनोविज्ञान को हमने आपसे इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो मनोविज्ञान है, पहले आत्मा का विज्ञान हुआ, मन का विज्ञान हुआ, उसके बाद चेतना का विज्ञान भी ये आया, और लास्ट में इसको अंतिम रूप में किस चीज को लेकर के हम पढ़ रहे हैं वो है व्यवहार। यानी कि जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, ये व्यवहार का विज्ञान है, ना कि मन का विज्ञान है। क्योंकि मन की पुष्टि मैंने आपको बताया था न्यूटन का उदाहरण दे करके कि मन की पुष्टि नहीं हो सकती। मन में अगर हमारे कोई अंतर्क्रिया चल रही है तो हम किसी को उसके सामने प्रकट नहीं कर सकते। और विज्ञान इसके साथ जुड़ा है शब्द मन का विज्ञान, मनोविज्ञान। तो विज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि किसी भी चीज़ को हमें किसी को दिखाना है तो उसका समीकरण हमें देना हो या उसको प्रत्यक्ष रूप से उन्हें दिखाना हो। तो वुडवर्ड की परिभाषा है कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने किसका त्याग किया? आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, और फिर चेतना का त्याग करके अंत में किसको अपनाया? व्यवहार के विज्ञान को। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि लास्ट में तीनों चीज का त्याग करके आत्मा का, मन का और फिर चेतना का, अंत में हम इसको व्यवहार के रूप में अपना रहे हैं। उसके बाद देखिए दूसरे वैज्ञानिक हैं वॉरेन। वॉरेन ने देखिए, वॉरेन ने मनोविज्ञान की परिभाषा किस रूप में दी है? मनोविज्ञान जीवधारी तथा वातावरण की पारस्परिक अंतरक्रिया से संबंधित विज्ञान। तो जीवधारी का अर्थ दोस्तों ये नहीं है कि मनुष्य, जीवधारी का अर्थ है ह्यूमन बीइंग, और इसके अंतर्गत प्रत्येक लिविंग थिंग, यानी कहने का अर्थ है कि पशु भी इसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। क्योंकि पशु में सिर्फ एक ही क्रिया नहीं हो सकती, वो है बोलने की। तो वो बात नहीं कर सकता क्योंकि उसको भाषा का ज्ञान नहीं है, उसको भगवान ने इतनी बुद्धि नहीं दी कि वो कुछ बोल सके। लेकिन क्योंकि मानव एक ही सर्वोपरि ऐसी वस्तु है, वस्तु बोलेंगे तो हम एक चमत्कार है जो मन से अपनी आवाज़ को बोल करके प्रत्येक चीज़ों को व्यक्त कर सकता है। तो इसके अंतर्गत वॉरेन ने कहा है कि जो भी जीवधारी है, चाहे मनुष्य हो या जानवर हो या कोई भी कीट हो, वो वातावरण के अंतर्गत जब अंतरिक क्रिया करता है तो उससे संबंधित विज्ञान को कहा गया है मनोविज्ञान। देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि अगर एक बच्चा है, एक बालक है, वो बालक किसी डॉक्टर के घर में पैदा हुआ है, यानी उसकी जो फैमिली है वो है एक डॉक्टर, और एक बालक ऐसा है जो एक चोर के घर में पैदा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि चोर के घर में जो बच्चा पैदा हुआ है, क्या वो डॉक्टर बन सकता है? क्या वो डॉक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता, और बन भी सकता है। कैसे? देखिए कि वो नहीं बन सकता, जब तक नहीं बन सकता जब तक उसको वो क्या ना मिले? वातावरण ना मिले। एक तरह से उसका सराउंडिंग, जो उसका एनवायरनमेंट है, वो जब तक उसको चोरों वाला मिलेगा तो वो बच्चा वैसी ही प्रक्रिया करेगा जिस प्रकार से उसके घर में होती आ रही है। और एक डॉक्टर वाला बच्चा, उदाहरण जो मैंने आपको दिया, वो भी ऐसे ही करेगी कि जिस घर में डॉक्टर है तो उस बच्चे को डॉक्टर की प्रत्येक क्रिया याद रहेगी। सुबह उठते ही उसके पास टेलीस्कोप आ जाएगा, इंजेक्शन लगाएगा, बार बार वो वैसी प्रक्रिया करेगा जैसे एक डॉक्टर करता है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को बदल दें कि चोर जो बच्चा, जिस घर में, चोर के घर में जिस बच्चे ने जन्म लिया है, उस बच्चे को हम अगर अच्छा वातावरण देते हैं तो उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन इसके अंतर्गत भी मैं दोस्तों बोलूँगी कि अगर उसके अंतर्गत वंशानुक्रम की कुछ प्रक्रिया है तो हम उसको बदल नहीं सकते, केवल हम बाहरी प्रक्रियाओं को बदल सकते हैं। तो इसके अंतर्गत यही कहा है कि जीवधारी और वातावरण की पारस्परिक अंतरक्रिया से जो संबंधित विज्ञान है उसको कहा गया है मनोविज्ञान। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा, मॉर्गन। मनोविज्ञान मानव तथा पशु व्यवहार का विज्ञान है। आप देखिए, मानव और पशु व्यवहार का विज्ञान किस लिए है? मानव का व्यवहार हम जानते हैं। मानव, अगर आप किसी को किसी के सामने जाकर के बिना वजह, कोई वजह नहीं है, जाके आपने उसको एक थप्पड़ मारा,
तो क्या वो मानव ऐसा है जो चुपचाप खड़ा रहेगा और कहेगा आ भाई मुझे दूसरे गाल पे भी थप्पड़ मार? नहीं, मानव की प्रक्रिया है, अगर आपने उसको एक थप्पड़ मारा है तो आपको रिस्पॉन्स में 2 थप्पड़ मारेगा। ठीक है, तो मानव के अंतर्गत ये जो प्रक्रिया आती है, ये जो रिस्पॉन्स आता है, ये उसके मस्तिष्क का विकास कर रहा है। कहने का अर्थ है अगर किसी व्यक्ति के साथ या हम बोलेंगे एक पशु के साथ आपने अच्छा व्यवहार किया है तो आपको वापस यानी रिस्पॉन्स में भी अच्छा व्यवहार ही मिलेगा। अगर आपने उसको दंड दिया है, अगर आपने उसको पीटा है, तो क्या आपको बदले में क्या मिठाइयाँ मिलेगी? नहीं दोस्तों। अगर मानव और पशु से आप अच्छा व्यवहार करते हो, अच्छा बिहेवियर करते हो, तो वो भी आपको रिस्पॉन्स में अच्छा व्यवहार देंगे। तो इसके अंतर्गत है कि मानव और पशु व्यवहार का विज्ञान। अब देखिए जिम्बार्डो ने कहा है कि मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी जितने भी जीवधारी इस पृथ्वी पे रहते हैं उन प्रत्येक जीवधारियों के व्यवहार का यानी किस प्रकार से बिहेव करते हैं उसका वैज्ञानिक अध्ययन इसके अंतर्गत शामिल किया। अब देखिए वॉटसन ने कहा है, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वॉटसन के बारे में, कि इन्होंने जो आत्मा का विज्ञान था, मन का विज्ञान था, इन सभी को परिवर्तित करके क्या नाम दिया गया था? व्यवहार का विज्ञान, यानी साइंस ऑफ बिहेवियर। अब देखिए मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। धनात्मक विज्ञान का अर्थ है कि पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव। ठीक है, तो व्यवहार, बस व्यवहार आते ही दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये शब्द हमें किसने दिया था? वॉटसन ने दिया था। ठीक है, अब प्रत्येक इन परिभाषाओं को देखते हुए हम कहेंगे कि इन प्रत्येक परिभाषाओं में एक दो चीज एकदम कॉमन है। वो कॉमन क्या है? जीव और पशु व्यवहार। ठीक है, तो जीव और पशु व्यवहार के अंतर्गत देखिए कि मानव जो है वो व्यवहार करता है, लेकिन मानव के अंतर्गत भी एक प्रक्रिया उत्पन्न होती है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि जो छात्र का व्यवहार है उसकी पुष्टि कैसे की जाती है। कहने का अर्थ है कि एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि हम प्रतिक्रिया अनुक्रिया कैसे करते हैं, उसको कहा गया है छात्र व्यवहार समीकरण। फॉर्मूला है R इसमें देखिए ये जो R है, ये R है रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया। फिर है आपका F फॉर फंक्शन, यानी कार्य। उसके बाद है S फॉर स्टिमुलस, इट मीन्स उत्तेजना। फिर है O फॉर ऑर्गेनिज्म, ये है जीवधारी। अब देखिए कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो छात्र व्यवहार समीकरण है, ये है R बराबर F विदिन ब्रैकेट SO, यानी रिस्पॉन्स, फंक्शन, स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म। यानी प्रत्येक व्यक्ति कोई क्रिया कैसे करेगा, कोई फंक्शन, कोई कार्य कब करेगा,
जब उसके अंतर्गत उत्तेजना उत्पन्न होगी। देखिए, आप किसी भी काम को करते हैं तो अगर आप में उस काम को करने की लगन पैदा होती है तभी आप वो काम करते हैं। अगर आपकी इच्छा नहीं है कि चलो ये काम हम बाद में कर देते हैं, तो आप उस काम को ना ही इंटरेस्ट से करोगे। अगर आपको कोई ज़बरदस्ती करने के लिए भी बोलेगा तो आपको इंटरेस्ट है नहीं करोगे, और इंटरेस्ट से नहीं करोगे तो वो काम अच्छे से संपन्न नहीं होगा, यानी उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें सबसे पहले अपने आत्मा में उत्तेजना उत्पन्न करना आवश्यक है। अब देखिए कि एक व्यक्ति है जो बीमार पड़ा है, या हम बोलेंगे कि एक व्यक्ति है जो कोमा में है, उसके अंतर्गत उत्तेजना तो बहुत है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं बहुत सारे काम करूं, लेकिन क्योंकि वो पैरालाइज है, या हम बोल सकते हैं कि वो खड़े होकर के कुछ कर नहीं सकता, तो क्या केवल अकेली उत्तेजना से कोई कार्य पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता। अकेली उत्तेजना से कभी भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। उसके लिए जो हमारे अंतर्गत जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उनका उत्तेजना के दौरान चलना जरूरी है, यानी उत्तेजना के साथ साथ जो जीवधारी हैं इनकी क्रिया भी जरूरी है। जब उत्तेजना और जीव दोनों मिलकर प्रक्रिया करते हैं तब ही हम किसी कार्य को संपन्न करते हैं। या हम बोलेंगे कि मुझे एक हवाई जहाज बनानी है, तो क्या केवल अकेले उत्तेजना से मैं हवाई जहाज बना सकती हूँ? नहीं बना सकती। उसके लिए मेरे को बहुत सारे ऑर्नामेंट चाहिएंगे, इक्विपमेंट चाहिएंगे, बहुत सारे चीज़ें चाहिएंगी, और कुछ वैज्ञानिक गतिविधियों का भी ज्ञान होना ज़रूरी है जिसके लिए मुझे हवाई जहाज बनानी है। लेकिन अगर केवल उत्तेजना करने से कार्य पूरा हो जाता है तो वो कार्य नहीं होता। ठीक है, इसके अंतर्गत जीवधारी यानी अपने अंतरात्मा से भी आवाज आनी जरूरी है, या हम फट उठ करके उस काम को करना शुरू कर देते हैं तब हमारा कार्य होगा। तो उत्तेजना और जीव की प्रक्रिया से क्या संपन्न होगा? कार्य। और कार्य करोगे तभी आपको क्या मिलेगा? रिस्पॉन्स मिलेगा। देखिए, सबसे पहले कि जैसे मैं प्रतिक्रिया समझा रही हूँ आपको, तो प्रतिक्रिया में हम क्या करते हैं कि हमारे कुछ दोस्त हैं, हमारी कुछ फ्रेंड सर्कल है। ठीक है, फ्रेंड सर्कल में कुछ अच्छे दोस्त भी हैं और कुछ खराब भी हैं। देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरी सारे फ्रेंड सर्कल अच्छे ही हैं, नहीं, अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि हम जीव हैं तो हमें कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ बुराइयाँ। तो इसके अंतर्गत रिस्पॉन्स पाने के लिए हम क्या करते हैं? जो व्यक्ति अच्छा है उसके साथ ऑब्वियसली हम अच्छा बिहेव करें। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो मैं उसको, अगर मेरे अंदर मानवता है तो मैं उस इंसान को क्या बुरा व्यवहार दूंगी वापस में? नहीं, मैं उस इंसान को अच्छा व्यवहार ही दूंगी। दूसरा कि जो मेरा दूसरा दोस्त है या मेरी दूसरी सहेली है, उसका व्यवहार मेरे लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। ठीक है, तो उसका व्यवहार मेरे लिए थोड़ा अच्छा नहीं, लेकिन उसका व्यवहार अच्छा करने के लिए मैं क्या करूँगी? मैं उसको रिस्पॉन्स में अच्छा व्यवहार दूंगी। एक बार मैं उसको अच्छा व्यवहार देती हूँ तो वो नोटिस नहीं करेगी, वो फिर भी बुरा व्यवहार कर रही है। फिर मैं उसको दूसरा अच्छा व्यवहार दूंगी, उसके साथ दोबारा अच्छा व्यवहार करूंगी, तो वो थोड़ा सोचेगी कि मैं इसके साथ हमेशा गलत करती हूँ लेकिन फिर भी ये मेरे साथ अच्छा करे। तो एक बार उसके अंतरात्मा में एक सोच उत्पन्न होगी। ठीक है, फिर तीसरी बार मैं उसके साथ फिर अच्छा व्यवहार करती हूँ, तो तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, या हम कहेंगे अगर बार बार हम किसी बुरे व्यक्ति के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं तो उसके अंदर इतनी मानवता होती है कि बुरे के दौरान वो एक अच्छा रूप परिवर्तित करके सामने आता है। कहने का अर्थ है, हम बार बार किसी को अच्छा व्यवहार देंगे तो प्रतिक्रिया के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा? अच्छा व्यवहार ही प्राप्त होगा। अगर हम किसी गमले में गुलाब का पौधा उगाएंगे तो उसमें कैक्टस तो नहीं उत्पन्न होगा। कहने का अर्थ है कि गुलाब पौधा उगाएंगे तो हमारे सामने गुलाब का पौधा ही सामने आएगा। तो ये दोस्तों छात्र व्यवहार समीकरण है, इसको आप याद कर लीजिए कि R बराबर F विद इन ब्रैकेट SO। R से रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, F से फंक्शन कार्य, S से स्टिमुलस उत्तेजना और O से ऑर्गेनिज्म जीवधारी। यानी कि कोई भी कार्य करने के लिए उत्तेजना और जीवों का
उत्पन्न होना, या बोलेंगे इन दोनों की क्रिया जरूरी, तब कार्य करेंगे, और कार्य करेंगे तभी उसकी प्रतिक्रिया सामने आएगी। यानी कोई कार्य हमने किया है, पढ़ा है, मान लीजिए हमारा कल टेस्ट है, आज हम पढ़ रहे हैं तो एक कार्य है, ठीक है, पढ़ते वक्त कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य का जब टेस्ट हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो ये चारों एक दूसरे से संबंधित हैं। इनमें से अगर एक भी यूनिट को हम हटा देते हैं तो ये हमारा जो समीकरण है ये गलत हो जाएगा। अब दोस्तों इसके अंतर्गत हम छात्र व्यवहार की अध्ययन विधियां शुरू करेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है इसके अंतर्गत छात्र व्यवहार की अध्ययन विधियां शुरू करेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं छात्र के व्यवहार की अध्ययन विधियां। छात्र व्यवहार के अध्ययन विधियां। अब देखिए, छात्र के व्यवहार को अध्ययन करने के लिए हमें कुछ लगभग, या फिर मैं बोलूँगी कि 5 विधियां इसके अंतर्गत शामिल की गई हैं, ठीक है। तो 5 में से हमारी सबसे पहली विधि है अवलोकन विधि, या इसको एक दूसरा नाम भी दिया गया है, वो है निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मेथड। देखो नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि अवलोकन, निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है। यानी किसी चीज का हम अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, किसी को वॉच करते हैं, ठीक है, अनुभव करते हैं, तो उसको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो अवलोकन विधि एक प्रकार से 2 भागों में बांटी गई, 1, 2। पहली होती है सहभागी विधि, पार्टिसिपेंट मेथड। और दूसरी है असहभागी विधि। ये है नॉन पार्टिसिपेंट मेथड। तो इसके अंतर्गत हम 2 विधियों को पढ़ेंगे, सहभागी पार्टिसिपेंट मेथड और असहभागी नॉन पार्टिसिपेंट मेथड, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए, सहभागी के अंतर्गत, सहभागी नाम से पता चल रहा है, सहभागी यानी भाग लेना एक तरह से। तो सहभागी के अंतर्गत जिस प्रकार हम किसी छात्र के व्यवहार का अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें उसके साथ उसकी प्रक्रिया में शामिल होना होगा। जैसे हम पिकनिक जाते हैं, तो पिकनिक जाने के दौरान जो छात्र होते हैं वो टीचर से थोड़ा घुल मिल जाते हैं, यानी वहाँ पर इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती जितनी वो क्लास में किसी टीचर के साथ करता है, या एक तरह से डरता है टीचर से। लेकिन पिकनिक जाते वक्त या पिकनिक के दौरान छात्र थोड़ा खुला हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है और अपने टीचर के साथ पूर्ण रूप से अपनी बातों को शेयर कर सकता है। तो सहभागी विधि में क्या होगा कि जब शिक्षक या एक तरह से अवलोकनकर्ता बच्चों की मंडली में भाग लेकर के उनके साथ खेलना, उनके साथ खाना पीना करना, उस ग्रुप में, उस समूह में भाग लेकर के और बच्चों के व्यवहार का क्या करे, अध्ययन करे, उसको वॉच करे कि बच्चा किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, या फिर बच्चे के अंतर्गत या उसके मन में किस प्रकार की संगोष्ठी है, किस प्रकार का व्यंग्य उसके अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगी आपकी सहभागी विधि।
उसके बाद दूसरा है असहभागी विधि। तो असहभागी विधि के अंतर्गत होगा जब अवलोकनकर्ता या शिक्षक अगर किसी छात्र के व्यवहार का अध्ययन करना चाह रहा है तो वो दूर से खड़ा होकर के उनको वॉच करे। कहने का अर्थ है कि जब बच्चे खेल रहे हों तो दूर बैठ करके उन बच्चों की क्रिया को देखे, तो उसके अंतर्गत हो जाएगा असहभागी विधि, यानी भाग न लेना। लेकिन इसमें दोस्तों एक त्रुटि है कि भाग न लेने के अंतर्गत कुछ भ्रम भी हमें उत्पन्न हो सकता है। और सबसे पहले कि छात्र के व्यवहार के अंतर्गत छोटे क्लास के बच्चों की छोटी कक्षा के छात्रों के व्यवहार की अध्ययन विधि की सर्वोत्तम विधि है अवलोकन विधि। ये क्वेश्चन दोस्तों रीट में आया हुआ है कि अवलोकन विधि जो है वो छोटी कक्षा के छात्रों के अध्ययन की सर्वश्रेष्ठतम विधि है। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल हम इस टॉपिक से आगे शुरू करेंगे। और अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमारा जो चैनल है फिजिक्स टूल, इस चैनल को आप लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी जो पूरी टीम है वो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है और इसीलिए हम हो सकेगा तो कुछ समय बाद भूगोल की कक्षाएं और जीके की कक्षाएं भी इसमें शामिल करेंगे, ताकि लॉकडाउन के दौरान आप घर बैठे बैठे और सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। अंत में जय हिंद, जय भारत।